क्या नाम है? हाँ, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन, ये दो प्रोटीन होता है, कितना परसेंट? 7%। और सॉल्ट होता है, ठीक है, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन, GLOBULIN, ग्लोबुलिन, ठीक है। और प्लाज्मा का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाज्मा का साइंटिफिक नेम बताइए। लिम्फोसाइट्स। ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं? मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। लसिका तंत्र का निर्माण कौन करता है? मानव में लसिका तंत्र का निर्माण किसकी सहायता से होता है? प्लाज्मा की सहायता से, इसीलिए प्लाज्मा को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। आरबीसी, आरबीसी था ना, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का आकार कैसा होता है? शेप बाइकनकेव। किस आकार का होगा? बाइकनकेव होगा। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? हाँ, 120 दिन। आरबीसी बनता कहाँ पर है? और डेड कहाँ पर होता है? प्लीहा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है? हाँ, प्लीहा को। आरबीसी की संख्या पर क्यूबिक ब्लड में कितनी होती है? हाँ, 45 से। आरबीसी में आयरन पिगमेंट कौन सा होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की संख्या 100 ब्लड में कितनी होगी? 12 से 15 ग्राम। हाँ, 17 तक हो जाएगा। और हाँ, 15 ग्राम याद रखिए ना, 17 ग्राम भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? और किसकी किसकी कमी से एनीमिया होता है? B6, B12 और फॉलिक एसिड, इन तीन की कमी से क्या होता है? एनीमिया में किसकी कमी ब्लड में हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। एनीमिया के लक्षण? ठीक है। उसके बाद बताओ, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं होता। अपवाद कौन कौन सा है? भेड़, ऊंट, जिराफ। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होगा? ऊंचाई पर क्या होगा? बढ़ेगा। और दुर्घटना के समय बढ़ेगा। चलो। हाँ, बताए थे तो पिछले क्लास में आप नहीं थे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? आरबीसी हो गया था ना पूरा? चलो। हाँ, आरबीसी संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में लिखेंगे, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, यह गोलाकार होता है।
थर्ड पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इसे सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी और इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें असाधारण कोशिका विभाजन ल्यूकेमिया कहलाता है। इसकी संख्या 5,000 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके 2 प्रकार हैं। पहला लिखेंगे कणिका युक्त ग्रैन्युलर, सेकेंड वन इज कणिका विहीन नॉन ग्रैन्युलर। किसमें? क्या ये एसिडोफिल्स? हाँ,
60%। हाँ 20.26। हो गया। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स एलर्जी, एसिडोफिल्स एलर्जी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नोचनी, खुजली इत्यादि। एसिडोफिल्स एलर्जी से, एसिडोफिल्स एलर्जी से रक्षा करता है, एसिडोफिल्स एलर्जी से रक्षा करता है। हो गया, लिख लिए। सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेसोफिल, सेकंड पॉइंट लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रोफिल्स सूक्ष्म जीवों को रोकता है, सूक्ष्म जीवों को रोकता है और मोनोसाइट, और मोनोसाइट उन रोगाणुओं को नष्ट करता है, और मोनोसाइट उन रोगाणुओं को, उन रोगाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाकर, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाकर, एंटीबॉडी बनाकर रोग प्रतिरोधक प्रणाली का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का निर्माण करता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्रमशः, क्रमशः 600:1, 600:1, 600:1 है। हो गया। अब इसको फटाफट समझ लो। देखो डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी को हम लोगों ने क्या कहा था, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या था, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रंगीन, कलरफुल, और साइट्स का मतलब हमने क्या कहा था, कोशिका। वैसी कोशिका जिसमें कलर होता है, रंग होता है, उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और जिसमें कलर नहीं है, जो रंगहीन होता है, उसको बोला जाता है ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन। और साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। वैसा सेल जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। याद रहेगा।
तो आरबी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइट्स। पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा है, रंग, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट आ रहा है इसमें, तो व्हाइट कलर का होगा। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर का होगा क्या? नहीं होगा। किस कलर का होगा? कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि पानी का रंग क्या होता है, तो क्या कहोगे? पानी किस रंग का होता है? सफेद। कलरलेस होता है। दूध सफेद रंग का होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। पानी में कोई स्वाद नहीं होता है, पानी में कोई स्वाद नहीं होता है। पानी इज रंगहीन, पानी इज स्वादहीन, और पानी इज गंधहीन। गंधहीन माने स्मेललेस। पानी में कोई रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, और कोई गंध नहीं है। तीनों फैक्ट याद रहेगा। ठीक वैसे ही डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। नेक्स्ट है, यह किस शेप का होता है? अगर पूछा जाए तो राउंड शेप। किस आकार का होगा? राउंड शेप। आरबीसी किस आकार का था? बाइकनकेव। आरबीसी कैसा था? बाइकनकेव, द्विफोकसी। और यह कैसा है? राउंड शेप। या फिर कई जगह पर लिख देगा ओवल शेप या स्फेरिकल शेप, एक ही चलेगा। ठीक है, तो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, यहाँ केंद्रक है। आगे लिखा हुआ है, इसे मानव शरीर का सैनिक कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? मानव शरीर का सैनिक, मतलब सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सोल्जर माने सैनिक, तो मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का सैनिक कौन? डब्ल्यूबीसी। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी बूस्टर। नॉट इम्यूनिटी सिस्टम, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी सिस्टम अलग है, इम्यूनिटी बूस्टर अलग है। अंतर समझ पा रहे हो क्या हम बोल रहे हैं? जैसे आप दूध पी रहे हैं, एक वो बात हो गया, और दूध की शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला के पी रहे हैं? हॉर्लिक्स मिला करके पी रहे हैं। तो हॉर्लिक्स जो है वो तो दूध नहीं है, ठीक है, वो दूध की शक्ति को बढ़ा रहा है। ठीक वैसे ही लसिका तंत्र, जो आपका प्लाज्मा है, वो आपके का इम्यून सिस्टम है। प्लाज्मा क्या है? इम्यून सिस्टम है। और उस इम्यून सिस्टम के क्षमता को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी कर रहा है। इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया है? इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी सिस्टम नहीं लिखा है, इम्यूनिटी बूस्टर, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मजबूत करता है। आगे लिखा हुआ है, इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की होती है, मैक्सिमम 5 दिनों की इसकी जीवन अवधि होती है। ठीक है, आरबीसी का कितना था? 120 दिन, इसका 5 दिन। आगे लिखा हुआ है, इसमें असाधारण कोशिका विभाजन। नॉर्मली समझना, किसी भी सेल में कोशिका विभाजन कब होगा? जब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस रहे, किसी केंद्रक में किसी कोशिका में केंद्रक रहेगा, तब ना उसमें कोशिका विभाजन होगा। क्या? जैसे मान लो अमीबा में न्यूक्लियस नहीं रहे, तो कोशिका विभाजन करेगा क्या? नहीं करेगा। कोशिका विभाजन में क्या होता है? कोई कोशिका अपने केंद्रक को 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करती है? तोड़ती है, तभी ना उसमें विभाजन होगा जी। तो आरबीसी में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उसमें कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। कोशिका विभाजन किस में होगा? डब्ल्यूबीसी में होगा। और डब्ल्यूबीसी में अगर असाधारण कोशिका विभाजन हो रहा है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसी को कैंसर बोला जाता है, ब्लड कैंसर। अगर पूछे आपसे कि ये जो कैंसर है ये क्या होता है, व्हाट इज कैंसर, कर्क रोग क्या है, तो कैंसर में किसी भी सेल में अनियंत्रित जब सेल डिवीजन होने लगेगा तो उसी को क्या बोला जाता है? कैंसर। शरीर में मान लो यह कोई कोशिका है, अब इस कोशिका में लगातार कोशिका विभाजन हुए जा रहा है, ये कोशिका अपना क्षेत्र बड़ा करते जा रहा है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा कैंसर। ठीक है, तो कैंसर कुछ और नहीं, किसी भी कोशिका में जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगे तो उसी बीमारी को क्या बोला जाता है? कैंसर बोला जाता है। बताइए समझ में। अब कैंसर को ठीक करने का एक उपाय आपने सुना होगा, कौन सा उपाय किया था? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में, कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप का यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 पढ़े होंगे। कोबाल्ट जो है, इसका कोबाल्ट का आइसोटोप में समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है, और परमाणु भार जो होता है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो कोबाल्ट 60 जो है, ये कैसा आइसोटोप्स है? तो रेडियो एक्टिव होता है। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, यानी इसमें रेडिएशन निकलता है। ठीक है, अगर कोबाल्ट को आप ऐसे ही रख दो ना, तो इसमें से 3 तरह की किरणें स्वतः निकलेंगी। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 किरणें इससे निकलने लगेंगी। तो जिन भी पदार्थ से स्वतः ही अल्फा, गामा और बीटा किरण निकलने लगे, उस पदार्थ को बोला जाता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। जैसे यूरेनियम है,
सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में किसे जाना जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम का दो आइसोटोप्स है, 235 और 238। एक है यूरेनियम 235, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92, 92 235, और एक होता है 92 238, दो आइसोटोप्स होता है। तो यूरेनियम को भी अगर आप रख दीजिए तो उसमें से ऑटोमेटिक अल्फा बीटा और गामा किरण क्या होती रहेगी? स्वतः निकलती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो कोबाल्ट लिया जाता है और कोबाल्ट पर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डिंग करके इससे गामा किरण निकाला जाता है। कौन सा किरण निकाला जाता है? गामा किरण। इन तीनों किरणों में अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों किरणों में सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। सबसे कमजोर भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा की। सबसे कमजोर भेदन क्षमता अल्फा। अल्फा से ज्यादा भेदन क्षमता बीटा और सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा। गामा की भेदन क्षमता इतना ही समझ लो कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। कहीं पर भी परमाणु बम वगैरह का यूज अगर किया जाता है, कोई देश किसी पर ये होता है परमाणु बम, तो परमाणु बम जहां पर गिरता है वहां पर लोग विस्फोट से थोड़े मरता है। किससे मरता है? गामा किरण से मरता है, गामा रे से मरता है। इसका रेडिएशन इतना ज्यादा तीव्र होता है कि शरीर, जितने सारे आसपास के लोग हैं सब जल उल करके खत्म हो जाएंगे, शरीर में आग लग जाएगा, खत्म हो जाएंगे। जहां पर परमाणु बम गिरता है वहां का तापमान कई गुना अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हीट बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा एक काम किया जाता है, जहां पर भी ऐसी संभावनाएं बनती हैं वहां पर पहले से ही सोडियम क्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में जमा कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। नमक जो होता है, और नमक को क्यों रखा जाता है? पूरा एकदम हर जगह नमक सरकार क्या करता है? बिछवा उछवा देता है। तो नमक के माध्यम से क्या होता है? वो सारा का सारा गामा किरण को नमक क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो बहुत कम वहां पर हानि होती है। तो यार इसकी भेदन क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इतना ज्यादा भेदन क्षमता की डायरेक्ट अगर शरीर पर गिरा दिया जाए तो उतना छेद उद करके निकल जाएगा। तो कीमोथेरेपी में कौन से किरण का यूज किया जाता है? गामा किरण का। तो कोबाल्ट 60 को लिया गया, उससे कौन सा किरण निकाला गया? अल्फा बीटा गामा। फिर गामा किरण को कमजोर बनाया जाता है। जितना बना है उतना शरीर पर नहीं गिरा देंगे, उसको कमजोर करेंगे जिसको शरीर बर्दाश्त कर सके। और शरीर के जिस भाग में कैंसर है उस भाग पर उस गामा किरण को क्या किया जाता है? गिराया जाता है। जो डॉक्टर वगैरह कीमोथेरेपी में करते हैं देखिएगा सूट वूट पूरा पहन करके रखता है, सब पूरा एकदम अपना सब कपड़ा वपड़ा पहन करके रखेगा। तो रेडिएशन से खतरा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज जो है, रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहला रिसर्च किसने किया था? हेनरी क्यूरी और मैडम क्यूरी थे, दो लोग थे। और इसका खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरेल ने। और इसी में एक एलिमेंट है, तत्व है, पढ़े होंगे, रेडियम। ठीक है, तो रेडियम जो तत्व होता है, इकलौता ऐसा तत्व है जो चमकीला होता है। रेडियम कैसा तत्व होता है? चमकीला, ऑटोमेटिक चमकते रहेगा। घड़ी के सुई में रहता है, अंधेरा में घड़ी का सुई देखते हो, सुई दिखाई देता है, उसमें रेडियम लगा दिया जाता है। या फिर ब्रासलेट वगैरह जो हम लोग पहनते हैं, फ्रेंडशिप बैंड पहनते हैं, वो अंधेरा में चमकते रहता है। रिमोट का जो बटन होता है वो भी अंधेरा में चमकते रहता है। तो सब जगह क्या लगा दिया था? रेडियम लगा दिया था। रेडियम भी आइसोटोप्स है। इसका खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। तो जो हेनरी बैकुरेल थे, बैकुरेल जो थे, उनका मृत्यु किस चीज से हुआ था? कैंसर से ही हुआ था। वो इतना ज्यादा यूरेनियम पर रिसर्च कर रही थी, और रिसर्च करने के दौरान सावधानी भी पूरा रखती थी। ऐसा नहीं असावधान होकर, पूरा सावधानी में सब कपड़ा वपड़ा पहन करके, ठीक है, पूरा जो उसका सूट होता है वो सब पहन करके। लेकिन रेडिएशन इतना तेज था कि उस रेडिएशन से वो खुद को बचा नहीं पाई और लास्ट में कैंसर से पीड़ित हो गए। तो रेडियो एक्टिविटी का उन्होंने क्या किया था? खोज किया था। किस तरह खोज किया था? जान देकर। तो साइंटिस्ट सोचो कितने महान होते हैं, सैल्यूट होता है उन लोगों को। इस तरीके के रिसर्च के लिए अपने जान को भी परवाह वो लोग। अभी आप लोग देख रहे हैं सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं, ठीक है, लगातार रिसर्च में आ रहा है। शौक थोड़े था जाने का वहां पर, किसी को शौक होगा? आपको भी जाइएगा ऐसा तो नहीं है शौक होगा वहां जाने का, लेकिन रिसर्च के लिए गई वहां पर, ठीक है। और फिर आना में बहुत सारा चैलेंज हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उन लोगों से ज्यादा सेक्रीफाई हमें नहीं लग रहा है कि जब लोग कर पाता है, जो सही के साइंटिस्ट होते हैं, जान दे करके रेडियो एक्टिविटी पर काम किया उन्होंने। समझ गया? तो कोबाल्ट 60 से किसका उपचार किया गया? कैंसर का। तो ब्लड में जो कैंसर होता है ना, उस ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का क्या नाम है? ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। यह ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। इसमें WBC की संख्या में असाधारण कोशिका वृद्धि होते रहती है। इसकी संख्या यानी WBC की संख्या सामान्यतः कितना होती है? 5000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। सोचो आरबीसी से कितना कम है। आरबीसी कहां 50 लाख था,
आरबीसी कहाँ था, 50 लाख था, ये कहाँ पर है, 5000 पर है। तो दोनों का अगर अनुपात देखा जाता है तो डब्ल्यूबीसी कितना है, 1, और आरबीसी कितना है, 600। ये अनुपात होता है, डब्ल्यूबीसी 1 और आरबीसी 600, ये अनुपात है दोनों का। आगे लिखा हुआ है इस दो प्रकार का डब्ल्यूबीसी को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में, एक ग्रेन्युलर और एक नॉन ग्रेन्युलर, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त किसे कहा जाएगा, जैसे नमक होता है, नमक क्या होता है, कणिका युक्त होता है। ग्रैन्यूल समझ रहे हो ना, दानेदार रवेदार, उसको बोला जाता है कणिका युक्त। तो डब्ल्यूबीसी का कुछ भाग जो होता है वो दानेदार दिखाई देता है, ग्रेन्युलर दिखाई देता है। तो कौन कौन सा भाग ग्रेन्युलर आपको दिखाई देता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो हम लोगों को कई बार एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी उस व्यक्ति को ज्यादा होते है, जैसे ही किसी को ज्यादा एलर्जी हो रहा है डॉक्टर चेक करता है कि डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल्स की संख्या कितनी है। बहुत सारे लोग को अलग अलग चीज का एलर्जी लगता है, कई लोगों को धूल का एलर्जी होता है। वहां पर बैठा हुआ है, उसके सामने खाली चादर आप लेके झाड़ दीजिए चाहे कंबल लेकर के झाड़ दीजिए, धूल निकला या ना निकला, उसका नाक वोक सब जाम हो जाएगा, बेचारे का आंख से आंसू उसूं आना सुचारू हो जाएगा, सर्दी वर्दी सब उसको हो जाएगा। यानी डस्ट से उसको क्या है, एलर्जी है। तो अलग अलग चीजों से एलर्जी होता है। कई लोगों को फूल से एलर्जी होता है, पॉलन से, फूल अगर स्पर्श हो गया त्वचा पर तो एलर्जी हो जाता है। कई लोगों को दही वही से एलर्जी हो जाता है, गलतियों से अगर दही वही खा लिया तो एलर्जी हो गया। तो एलर्जी कई तरीके होते हैं, इसमें शरीर पर रैसेस बनने लगते हैं, ठीक है, नोचनी खुजनी होने लगता है, ये सब होने लगता है। तो एसिडोफिल्स उससे क्या करता है, रक्षा करता है। एसिडोफिल्स का काम क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी, एलर्जी से बचाना। आगे क्या है, बेसोफिल्स। तो देखो बेसोफिल्स जो है इसका कोई खास फंक्शन में नहीं आता है, संख्या भी इसकी बहुत कम होती है। लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी में किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखोगे न्यूट्रोफिल्स का। लगभग इसका परसेंट कितना होता है, 60 से 70% के आसपास ये रहता है, न्यूट्रोफिल्स रहता है। तो सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी में ये न्यूट्रोफिल्स है। काम क्या करेगा न्यूट्रोफिल्स, तो शरीर में अगर कोई भी पैथोजेंस घुसा, पैथोजेन समझ रहे हो, रोगाणु, जैसे आप खाना खा रहे हैं और खाना के अंदर में कोई जर्म्स है, हो सकता है आप खाना खा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया तो हो ही ना सकता है जी। सड़क के किनारे गोलगप्पा खा रहे हो, फुचका खा रहे हो, फुचका सबसे साफ भोजन माना जाता है क्या सबसे कैसा है, साफ है गंदा है जी, तब उसमें जो चोखा बना रहा है, चोखा में नाखून का सब गंदगी रहता है ना, नेल्स में जितना कचड़ा है वो सब कहाँ गया, उसके कहाँ गया, चोखा में, ठीक है। पानी देखिएगा वो दिन भर में 200 बार घंघोरता है, जो उसका पानी रहता है वो कलछुल से चला गया तो इतना उसका हाथ डुबले रहता है पानी में, इतना हाथ पानी में घंघोरले है वो। अब सोचो कितना शुद्ध भोजन है वो, बधाई हो खाने वाले लोगों को ठीक है। तो स्वाद बढ़ जाता है बहुत सारी चीजों से, इसलिए समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसके थ्रू मान लो कोई जर्म से शरीर के अंदर गया, कोई बैक्टीरिया गया, कोई फंगस गया या कुछ गया, तो उसको नष्ट कौन करेगा, उसको रोकेगा कौन, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, सबको जाकर के कैप्चर कर लेगा, रोक लेगा। और जिसको जिसको रोका हुआ है न्यूट्रोफिल्स, उसको मार कौन देगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट उन सबको क्या करेगा, खत्म कर देगा। और लास्ट में है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स आपको पता है, प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। प्लाज्मा का क्या नाम लिखवाया था हमने, लिम्फोसाइट। याद रखोगे प्लाज्मा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, लेकिन प्लाज्मा को बनाने का काम कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा को बनाने का काम कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी। दैट्स व्हाई डब्ल्यूबीसी इज इम्यूनिटी बूस्टर। बात आई समझ में, किसी पॉइंट में दिक्कत तो बताइए। जो लिखे हैं सारा पॉइंट क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए फटाफट। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है, प्लेटलेट्स। देखिएगा इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं।
इसका मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग है। इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक काम करो, डब्ल्यूबीसी जो लिखे हो ना उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी में उस डब्ल्यूबीसी का शेप क्या लिखवा दिए हैं? गोलाकार, उसको अनियमित लिख लो, गोलाकार काट करके अनियमित, इरेगुलर। डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी का फिक्स आकार नहीं होता है। क्यों फिक्स आकार डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है? कारण क्या हो जाता है देखो, फिक्स आकार नहीं होने का कारण क्या है? कोई मान लो ये बैक्टीरिया घुसा सेल में, तो उसको पकड़ने का काम कौन किया? न्यूट्रोफिल्स। तो जिस पैथोजेंस को न्यूट्रोफिल्स पकड़ा वो उसके आकार का हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी किस आकार का हो गया? अनियमित, इरेगुलर हो गया। इसमें लिखिएगा यह गोलाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है जो वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर प्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है। और ब्लड को जमा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव में थक्का रोधी एंटी ब्लड कोआगुलेंट रसायन हिपेरिन होता है, जबकि रक्त चूसकों में हिरुडीन पाया जाता है। इसकी जीवन अवधि 24 घंटा होती है।
हिरुडिन। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट होने से रोकने के लिए 0.01% सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। हो गया। देखो प्लेटलेट्स में क्या लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स का अगर पूछा जाए साइंटिफिक नेम तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मुख्य काम इसका क्या हो गया, खून का थक्का जमाना। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, खून को थक्का में बदलना, ब्लड को क्लॉट करना। देखो याद रखोगे, ब्लड को क्लॉट करने का काम जो है, खून का थक्का बनाने का काम, ब्लड क्लॉट कौन कौन करता है। पहला नाम याद रखिएगा प्लेटलेट्स, और दूसरा नाम क्या याद रखना है, विटामिन के। कौन कौन करता है, प्लेटलेट्स और विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम वो क्या होता है, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। यह दोनों रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। या फिर क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछेगा तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स में कौन सा विटामिन होता है, तो क्या बोलोगे, विटामिन के प्लेटलेट्स में पाया जाता है, जो काम क्या करता है, खून का थक्का बनाता है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मुख्य काम इसका क्या हो गया, ब्लड को क्लॉट करना, खून का थक्का जमाना। खून को थक्का जमाने के कौन कौन से एजेंट है, विटामिन के है और प्लेटलेट्स है। आगे लिखा हुआ है संख्या इसकी कितनी होती है, 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 क्यूबिक mm ब्लड में इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख तक की हो सकती है। किस शेप का होगा, राउंड शेप का होगा। इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्लेटलेट्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, यह नाम है प्रोटीन का। और यह प्रोथ्रोम्बिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा तो यह फिब्रिनोजेन में बदल जाता है, या फिर उसी को एक और नाम दिया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसी को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम आ सकता है, या तो फिब्रिनोजेन लिखेगा, या लिखेगा कि वातावरणीय संपर्क में आने के बाद प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाएगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। और क्या करता है, खून को थक्का में जमा देता है, ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है। मानव में थक्का रोधी रसायन क्या पाया जाता है, हिपेरिन। इसको समझना ध्यान से। देखो जैसे ब्लड है ह्यूमन बॉडी में, तो ब्लड किसके भीतर में बह रहा है, हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बोलो। हम लोगों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है, बंद। बंद रक्त परिसंचरण का मतलब, हाँ, जिसके शरीर के भीतर रक्त धमनी में बहता है, सिरा में बहता है, या केशिका में बहता है। किसमें किसमें, धमनी,
सिरा या केशिका, उसको क्या बोला जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और जिसके शरीर में यह तीनों नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मान लो ये हम लोगों के शरीर में धमनी है या फिर सिरा है, इसके अंदर में जो बह रहा है वो कौन बह रहा है? ब्लड बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है जी? ब्लड। सामान्य व्यक्ति में एक ब्लड जो है वो कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर के बीच होता है। तो इसमें ब्लड बह रहा है। अब जब जो बह रहा है इसके अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा ही ना तरल भाग है जी, 90% इसमें पानी है। तो जो बह रहा है वो क्या है? प्लाज्मा। इसमें जो अनियमित आकार का है यह क्या है? WBC है। जो गोलाकार है वह क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स है। और इसमें जो अनियमित आकार, इसमें जो राउंड ये है बाइकनकेव शेप का है वह क्या है? RBC। तो तीनों इसके अंदर बह रहा है ना। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स यह तीनों ठोस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और प्लाज्मा कैसा होता है? तरल होता है। अब मान लो इंजरी हुई, हाथ पैर कट गया, तो इंजरी होने के बाद प्लाज्मा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। हाथ पैर कटा, दुर्घटना हुई तो प्लाज्मा बाहर निकलेगा ना जी वहां से। और जब प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो उसके साथ प्लेटलेट्स, WBC, RBC ये भी बाहर निकलेगा। नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो WBC आराम से बाहर निकल जाएगा, बह गया निकल करके। RBC निकल करके बह गया। लेकिन जैसे ही यह प्लेटलेट्स यहां पर आया वातावरण के संपर्क में, तो यह किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करे। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन है, नाम है उसका प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा प्रोटीन है? प्रोथ्रोम्बिन। ये रिएक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से। और किस में बदल जाएगा? थर्मोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा, या फिर फ्रिम्बिनोजेन में बदल जाएगा। और जैसे ही ये फ्रिम्बिनोजेन में बदला तो यहां पर सब का सब प्लेटलेट्स आपस में चिपकना आकर के शुरू हो जाएगा। और सब चिपक करके इस ट्यूब को, इस डक्ट को, इस नलिका को बंद कर देगा। और खून का स्राव, खून का बहना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आया? तो खून का थक्का कौन जमाया? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं हो तो दुर्घटना के बाद पता चला कि शरीर का सारा ब्लड बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा? खून का थक्का बनाना। कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर आपने कल बताया था कि ये जो RBC है, ये RBC कौन कौन से गैस को ढो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। बताए थे ना पिछले दिन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, इन तीनों को कौन कैरी करता है? RBC। तो जब यह प्लेटलेट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो शरीर के अंदर RBC में भी तो ऑक्सीजन है। आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है? आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। RBC में वही ना लेकर सांस लिए तो ऑक्सीजन कहां गया? ब्लड में गया। तो वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमा दे रहा है खून को? 4% आता है, 21% आता है ना जी। उससे कोई बहस नहीं, बाहर का नहीं, ब्लड में तो गया ना, तो वहीं जम जाना चाहिए। बाहर में निकला प्लेटलेट्स तो खून को जमा दिया, शरीर के अंदर RBC में जो ऑक्सीजन है वो भी तो ब्लड को जमा देगा। तो उससे बचाने के लिए, ठीक है, आपके शरीर के भीतर खून नहीं जमे, इससे बचाने के लिए हम लोगों के ब्लड में थक्का रोधी रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थक्का रोधी रसायन, एंटी ब्लड कोआगुलेंट। कौन पाया जाता है? हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। और इसी हिपैरिन की सहायता से शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। और बाहर जब निकला तो हिपैरिन बाहर निकल गया, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लड क्लॉट हो गया। आई बात समझ में? बाहर कैसे काम करेगा वो? उसके बाद क्या है? जबकि रक्त चूसकों में, रक्त चूसक मतलब ब्लड सकर्स, जैसे जोंक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे। जैसे जोंक जो है वो क्या करता है? इंसान के ब्लड को सक करता है ना जी, खून चूसता है। पोखरा ओखरा तालाब उलाब में नहा रहे हैं, कई बार पैर हाथ में जोंक पकड़ लेता है। तो जोंक से बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आ गया है। जोंक से उपचार कराया जाता है, शरीर पर 10-12 को जोंक चिपका दिया जाता है। वो खून को क्या करते रहता है? सक करते रहता है, चूसते रहता है। उससे हाइपरटेंशन और कौन कौन सा बीमारी का उपचार किया जा रहा है, जोंक से खून चूसवा के। जोंक जब खून चूसता है तो शरीर पर दर्द नहीं होता है।
समझ में आ रहा है? जो शरीर से खून चूसेगा तो शरीर में इतना भी दर्द नहीं होगा। पहले वो क्या करता है, जहां पर पकड़ेगा वहां पकड़ लेगा, और उसके मुंह से वो सिलाइवा जो होता है उसका लार, उसमें कुछ रसायन ऐसा पाया जाता है जो उतना दूर के एरिया को शून्य कर देगा। एनेस्थेसिया निकालता है मुंह से वो। एनेस्थेसिया क्या करता है, शून्य कर देता है। जहां जितना दूर पकड़ा है ना उतना दूर वो क्या करेगा, शून्य कर देगा, और आराम से मजा में ब्लड चूस रहा है। जब तुम्हारा नजर जाएगा कि जोक पकड़ा हुआ है तब मालूम चलेगा कि जोक पकड़ा हुआ है। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, काटता है, उसमें दांत थोड़े होता है काटेगा। पहला बार जितना देर पकड़ा उतना ही देर, मतलब वो माइक कुछ सेकेंड के लिए। अब जैसे किसी को सुन्न किया जाता है, डॉक्टर सुन्न करता है तो सुइया तो पहले मारेगा ना उसके बाद ऑपरेशन में दर्द होता है नहीं होता है? तो वो पहले सुइया मार दिया, उतना दूर सुन्न कर दिया, उसके बाद आराम से जितना देर ब्लड चूसेगा उसको आपको दर्द नहीं होगा। ब्लड खींचता है तो दर्द नहीं होता है। और उसको क्या करोगे, उसको जब हाथ से छोड़ाइबो करोगे तो छूटता नहीं है जल्दी, टूट उट जाएगा उसका देह, वो टूट उट जाएगा लेकिन छोड़ता नहीं है जल्दी। उड़ के पकड़ ले रहा है, घास वाला आ गया है। हाँ, समझ गया? तो जोक है, तो जोक भी खून चूस रहा है, तो उसके भी शरीर में जम जाना चाहिए खून। क्या बाहर में जैसे खून जम जा रहा है जाते ही, तो जोक के भी शरीर में क्या होना चाहिए, खून जम जाना चाहिए। जमता है क्या? नहीं जमता है। उसमें थक्का रोधी रसायन क्या पाया जा रहा है, हेरोडीन। ठीक है, तो जोक वगैरह में खटमल खटमल समझ रहे हैं? बेड वोड में खटिया उटिया में रहता है, सोने पर काटते रहता है, खून चूसते रहता है, तो खटमल उटमल में सब में क्या है, हीरोडीन है। जोक में खटमल में सब में हीरोडीन है, रक्त चूसकों में। और मनुष्य में क्या है, मनुष्य में क्या है, हेपेरिन है। ठीक है, आई बात समझ में? जोक का इलाज कैसे किया जाता है, जोक को मारने के लिए उस जगह पर क्या लगा दिया जाता है, नमक। क्या लगा दिया जाता है, नमक लगा दिया जाता है। नमक लगाते ही जोक का शरीर जो होगा वो गल जाएगा है। हाँ, खून वो निकल जाएगा, मर जाएगा तुरंत। क्यों, क्या होता है उसमें, साइंस कौन सा साइंस लगा, बताओ सोच के, पढ़ाए है तो। उसके पीछे साइंस है, क्या साइंस है, ऑस्मोसिस उसी को कहते हैं, परासरण। नमक डालते ही जोह के शरीर में क्या हुआ, परासरण हुआ। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तरल का स्थानांतरण हो गया, तो उसका शरीर सेल फट गया और वो ये छोड़ देता है, मर जाता है। समझ में आया? तो नमक डालते ही क्या हुआ, उसमें परासरण, ऑस्मोसिस होता है। तो इसकी जीवन अवधि कितना, हाँ, तो एंटी ब्लड कोआगुलेंट एजेंट मनुष्य में हिपेरिन और रक्त चूसकों में हेरोडिन। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि लगभग 24 घंटा, 24 आवर होता है। ब्लड बैंक में, अब कई बार देखिएगा आप, ब्लड कभी घर से आकर के ब्लड ले जाने वाले लोग जो होते हैं, नहीं होता है ब्लड चेक कराने, तो कई बार घर से लेके जाता है खून, या फिर आप गए वहां पर उसके लैब में ब्लड निकालने के लिए, तो आपके ब्लड को देखिएगा 2 कलर के डिब्बी में रखता है, इतना छोटा छोटा डिब्बी होता है ना, 2 कलर का, रेड कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर वाले में कई बार ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, और रेड कलर वाले में रखा तो खून जल्दी जमता उसमें नहीं है। क्यों नहीं जमता है, तो उसमें क्या रखा रहता है, सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट, इसके कारण वो खून नहीं जमेगा। जैसे ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक में कोई खून डोनेट कर दिया, अब वो खून हो सकता है 15 दिन बाद किसी को चढ़ेगा या 1 महीना बाद चढ़ेगा, उतना दिन तो ब्लड बैंक में ही ना रहेगा, तो नेचुरली तो उसको जम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, तो उसमें 0.01% सोडियम साइट्रेट या ऑक्जेलेट मिला हुआ रहता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, डेंगू, डेंगू जो फैल्बी राइबो वायरस, डेंगू जो फैल्बी राइबो वायरस, डेंगू जो फैल्बी राइबो वायरस से होता है, फैल्बी राइबो वायरस से होता है, एवं एवं
मादा या फीमेल एडीज एग्जिप्टी, मादा एडीज एग्जिप्टी मच्छर से फैलता है। एडीज एग्जिप्टी मच्छर से फैलता है, फैलता है, कॉमा इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या जलेबी में भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलता है। पता नहीं मिलता है क्या जलेबी में? तो क्या लिखें? हाँ, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। ठीक है। डेंगू किससे होता है? बैक्टीरिया से कि वायरस से? कौन से वायरस से? फैल्बीराइबो वायरस। कई बार पूछा जाता है आपसे कि डेंगू किससे होता है, आप कहते हैं मच्छर से होता है। तो डेंगू मच्छर से नहीं होता है, डेंगू मच्छर से नहीं होता है। किससे होता है? वायरस से। वायरस का क्या नाम है? फैल्बीराइबो वायरस। इस वायरस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम एक मच्छर करता है, और वो मच्छर कौन है? फीमेल एडीज एग्जिप्टी। कौन मच्छर है? फीमेल एडीज एग्जिप्टी। ये जो वायरस है इसी मच्छर पर बैठ करके घूमता है। जैसे मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। क्या नाम है प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। और उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को घुमाने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडियम को घुमाने का काम कौन करेगा? मच्छर करेगा। कौन मच्छर करता है? मादा एनाफिलीज। कौन मच्छर करता है? मादा एनाफिलीज। तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से। ठीक वैसे ही डेंगू वायरस से, फैल्बीराइबो वायरस से, और इसको घुमाने का काम फीमेल एडीज एग्जिप्टी। आई बात समझ में? जैसे चिकुनगुनिया है, तो चिकुनगुनिया भी किससे होता है? वायरस से। चिकुनगुनिया वायरस से होता है, और उसको घुमाने का काम कौन करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम मच्छर करता है। क्यूलेक्स फैटिगन्स मच्छर का नाम है, वो करता है। कारण जो डेंगू का लक्षण है, बस डेंगू का सब लक्षण चिकुनगुनिया में रहेगा, बस ज्वाइंट पेन नहीं होगा। ठीक है, जोड़ों में दर्द छोड़ करके बाकी सब लक्षण डेंगू चिकुनगुनिया का सेम मिल जाता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। हेडिंग बनाएंगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इसमें लिखिएगा, इसकी खोज लैंड स्टीनर, इसकी खोज लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने किया था, एवं उन्होंने यह पता लगाया कि आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे एंटीजेन कहते हैं, जिसे एंटीजेन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा एंटीजेन ए, और दूसरा लिखिएगा
एंटीजेन बी, एंटीजेन ए और एंटीजेन बी हो गया। आरबीसी में क्या होता है? एंटीजेन। कौन कौन सा? ए और बी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लैंड स्टीनर ने ही पता लगाया, लैंड स्टीनर ने ही पता लगाया डब्ल्यूबीसी में एक प्रोटीन, लैंड स्टीनर ने ही पता लगाया डब्ल्यूबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसे एंटीबॉडी स्मॉल ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल बी कहते हैं। बात आई समझ में? कौन आया साइंटिस्ट? लैंड स्टीनर। उसने किसका खोज किया? ब्लड ग्रुप। जैसे ब्लड ग्रुप क्या होता है? 4 होता है ना। ए क्या होता है? ए क्या होता है? बी, और क्या होता है? ए बी, और क्या होता है? ओ। इसके बारे में बता किसने लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसने क्या बताया कि आरबीसी में 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। और एक और बात पता लगाई कि डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंटीजन के विरुद्ध, एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी में होता है। अगला पॉइंट, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, और एंटीबॉडी के आधार पर 4 रक्त वर्ग बनाए गए। चार रक्त वर्ग बनाए गए। ठीक है, अब एक कॉलम बना लो। एक में लिखना ब्लड ग्रुप, उसके बाद लिखिएगा एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी। इसमें लिखना रक्त ले सकता है, इसमें लिखिएगा रक्त दे सकता है। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? ए बी, ए बी और ओ। यह 4 हो गया आपका ब्लड ग्रुप। इसमें है ए बी, ए और बी, और इसमें क्या है? एब्सेंट है एंटीजन।
बी ए बी में एब्सेंट, इसमें ए तथा बी। हाँ, एक यहाँ भी छोटा बी होगा, छोटा बी कर लीजिए। किससे ब्लड ले सकता है? ए और ओ से, ये ले सकता है बी और ओ से, ये ले सकता है सभी से, और ये ब्लड केवल ओ से ले सकता है। ये ब्लड दे सकता है ए को ए बी को, ये ब्लड दे सकता है बी और ए बी को, ये वनली ए बी को, और ये सभी को। वो भी समय आएगा तो भी कराएंगे। ठीक है, अगर सर्वग्राही पूछा जाए आपसे, सर्वग्राही, तो क्या कहोगे? ओ हो जाएगा। और सर्वदाता, उल्टा हो गया। सर्वग्राही यूनिवर्सल, ग्राही माने क्या होता है? रिसेप्टर होता है ना, तो रिसेप्टर है ए बी। हाँ, और डोनर हो गया ओ, ए बी और ओ। चलिए इसमें आगे लिखिएगा, इतना हो गया। एक और चीज इसमें ध्यान रखोगे कि अगर सेम दो तरह का अगर एंटीजेन और एंटीबॉडी मिल जाए, अगर मान लो ए एंटीजेन है और इसके साथ ए एंटीबॉडी मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एंटीजेन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं रहना चाहिए। एंटीजेन एंटीबॉडी में कहां पर मिलता है? तो डब्ल्यूबीसी में लिखवाए है ना, एंटीजेन का एंटीबॉडी में रूपांतरण कहां होता है? डब्ल्यूबीसी में। और दो सेम एंटीजेन और एंटीबॉडी मिलेगा तो इंसान मर जाएगा। इसलिए यहां पर देखिए, यहां पर एंटीजेन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या है? बी है। यहां पर एंटीजेन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या हो गया? ए हो गया। कभी भी सेम नहीं रहेगा। ठीक है, सेम होने के केस में डेथ हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। इसी कारण कुछ इशू भी है, वो भी हम लिखा देते हैं। ये हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर। वीनर ऐसे, लैंडस्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज, RH क्या लिखना है? RH फैक्टर की खोज रीसस बंदर, रीसस बंदर से किया और बताया कि रीसस बंदर और बताया कि रीसस बंदर और मनुष्य में एक समान विशेष प्रोटीन पाया जाता है। समान विशेष प्रोटीन पाया जाता है और जिसमें यह होगा, जिसमें यह होगा उसे RH प्लस, जिसमें यह होगा उसे RH प्लस, एवं जिसमें नहीं होगा, एवं जिसमें नहीं होगा उसे
RH माइनस कहते हैं। हो गया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, कौन सा बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया? रीसस। यहां पर RH का मतलब क्या है? रीसस। RH जो वर्ड है वो बंदर के नाम से लिया गया है, रीसस, ठीक है। तो रीसस बंदर में और मनुष्य में, कुछ मनुष्य में, सभी में नहीं, लेकिन अधिकांश मनुष्य में, लगभग 85% मनुष्य में सेम एंटीबॉडी होता है कुछ। और जिसमें सेम वो एंटीबॉडी होगा, माने बंदर में जो एंटीबॉडी है रीसस बंदर में, वही एंटीबॉडी अगर मनुष्य में भी है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि सर उसमें RH पॉजिटिव ब्लड है। जैसे आप ब्लड आप चेक कराओगे ना, तो आपका ब्लड या तो A पॉजिटिव होगा, या कुछ लोगों का हो सकता है ये निगेटिव हो। तो जिसके ब्लड में बंदर वाला वो RH फैक्टर नहीं है, वो कैसे ब्लड ग्रुप वाले हैं? निगेटिव। और मान लो आपका A पॉजिटिव ब्लड है, तो मतलब उस रीसस बंदर में जो एंटीजन है वो एंटीजन आप में भी है। समझ में आ रहा है? तो बोले तो 85 से 90% आपका पॉजिटिव ब्लड वाला है। तो हम बोलबे किए, आप सुने नहीं क्या? कैसे नहीं मिलता है? मिलबे करता है। हैं? संख्या कम है तो आसानी से कैसे मिलेगा? समझ में आ गया? तो जिसमें सेम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और जिसमें नहीं है उसको निगेटिव ब्लड ग्रुप। एक छोटा सा हेडिंग लिख करके डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस लिख के डैश दीजिए। लिख लिए? इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यदि माता का रक्त वर्ग RH माइनस है, और पिता का रक्त वर्ग RH प्लस है, और पिता का रक्त वर्ग RH प्लस है, माता का रक्त वर्ग RH माइनस है और पिता का रक्त वर्ग RH प्लस है, तो इस स्थिति में, भ्रूण का रक्त, भ्रूण का रक्त RH प्लस होगा, क्योंकि RH जीन पिता से आता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी का, भ्रूण का रक्त वर्ग RH प्लस होने से माता का रक्त भ्रूण के रक्त के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने लगता है। भ्रूण के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिससे भ्रूण नष्ट हो जाता है। और ऐसे दंपति संतान को जन्म नहीं दे पाते। इस स्थिति को, इस स्थिति को
इरिथ्रोब्लास्टोसिस, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। बात आया समझ में क्या? इरिथ्रोब्लास्टोसिस समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से देखो, मान लो पिता का रक्त वर्ग कैसा है, RH प्लस, ऐसे मान लो A प्लस है, ठीक है, और माता का रक्त वर्ग कैसा है, RH माइनस, मान लो क्या है, A माइनस। समझ में आया? अब इन दोनों से जो संतान जन्म लेगा, उस संतान का रक्त वर्ग क्या होगा, RH प्लस, मतलब क्या होगा, A प्लस, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो RH रिसस फैक्टर जो है वह किससे जाता है, पिता से जाता है, तो बच्चे का क्या होगा, A प्लस होगा। ये बच्चा A प्लस कहां पर है, माँ के यूटेरस में है, गर्भाशय में है, गर्भाशय में है ना जी, और माँ के शरीर के अंदर में जो ये निगेटिव ब्लड ग्रुप है, यह क्या काम करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? और इस एंटीबॉडी के बनने के कारण जो पहला संतान जनरली होता है वो तो बच जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी धीरे धीरे बनता है, एंटीबॉडी एक बार में नहीं बन जाता। बच्चे के शरीर के अंदर एंटीबॉडी जो बनेगा वह धीरे धीरे बनेगा। तो जिस भी दंपति में एक का RH प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एक का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, जनरली देखा जाता है कि उनका पहला बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा कभी भी अगर वो कंसीव करते हैं तो वो जन्म नहीं ले पाता है स्वस्थ रूप से, क्योंकि RH फैक्टर ये जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने में एंटीबॉडी का निर्माण धीरे धीरे होता है, लगभग 12 से 14 महीना एंटीबॉडी के निर्माण में लग जाता है, उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी में। और गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में कितने दिनों का होता है, 90 दिनों का, ये 9 महीने का। तो 9 महीने गेस्टेशन पीरियड पूरा करके बच्चा क्या हो गया, जन्म ले लिया, उसके बाद वो एंटीबॉडी उसके शरीर में बनता है, तो वो बच जाता है प्रथम, लेकिन दूसरा और तीसरा संतान बचेगा नहीं। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोला जाता है। तो कितना दिन में निकाले, 4 से 5 महीने में तो नहीं ना निकाल लीजिएगा, एक बार में एंटीबॉडी बन गया ना शरीर में, हाँ, एक बच्चा को जन्म देगा नहीं, ठीक है। हाँ, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसलिए ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए अब रिज्यूम वोज्यूम पहले, हाँ अब रिज्यूम वोज्यूम जा रहा है, हाँ बायोडाटा रिज्यूम में लिखा रहता है कि ब्लड ग्रुप ये है, ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। हर क्लास में एडमिशन कराने जाइए बच्चे का, वहां ब्लड ग्रुप हर जगह ये चेक हो रहा था। कोई दिक्कत? तो पहला बच्चा जन्म ले लेता है, दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले पाता, ये लिखाना जरूरी नहीं है, ये तो क्लियर है। एक और पॉइंट लिख लो, RH प्लस वाले व्यक्ति को, RH प्लस वाले व्यक्ति को, प्लस पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH माइनस व्यक्ति, RH माइनस व्यक्ति सिर्फ एक बार रक्त दे सकता है, क्योंकि पहली बार एंटीबॉडी, बहुत धीरे बनता है, क्योंकि पहली बार एंटीबॉडी बहुत धीरे बनता है। हो गया? तो सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, मतलब A प्लस इसमें से मिला लो। A ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड कौन दे सकता है, कौन ब्लड ले सकता है उसका, A और O, लेकिन यह किसे ब्लड दे सकता है, A को और AB को, तो ये इस अनुसार है। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव वाला मामला, अगर A पॉजिटिव है निगेटिव है, तो एक बार वो अपना ब्लड दोनों क्या कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करा सकता है, लेकिन दूसरा बार नहीं कराया, क्योंकि पहला बार में एंटीबॉडी धीरे धीरे बनता है तो मामला बच जाता है, दूसरा बार एंटीबॉडी बन चुका होता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।